हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम करंट अफेयर्स की पीटी 365 फॉर द ईयर 2021 का अपडेटेड वर्जन दैट इज फ्रॉम फेब टू अप्रैल 2021 को कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट भी 21 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। देखिए हेड टॉपिक जो चल रहा है हमारा वो एनवायरनमेंट ही चल रहा है। बहुत जल्दी ये पीटी खत्म हो जाएगी। तो देखिए अब एनवायरनमेंट टॉपिक के अंदर हम समझेंगे, बट उससे पहले अनअकैडमी के कोई नए बैचेस के बारे में जान लेते हैं। देखिए अनअकैडमी के बैचेस जो हैं वो 2021, 22 और 23 एस्पिरेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। ये 29 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। वैसे तो हर वेंसडे होते हैं, फिलहाल नया बैच यहाँ से हो रहा है। 1 साल और 2 साल के लिए बैचेस हैं। जैसे 2022 वाले बैचेस की आप प्रॉपर शेड्यूलिंग यहाँ पे देख सकते हो। कौन सा टीचर कौन सी लैंग्वेज में कौन सा सब्जेक्ट लेगा, एडवांस में सब प्रिपेयर्ड है। 2 साल के बैचेस के लिए देख सकते हैं आप 2023 के लिए प्रॉपर बेस से लेके आपका बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन कराई जाएगी। सेम वैसे ही कि कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट लेगा। प्रॉपर तरीके से आपका करंट अफेयर कवरेज करने के साथ साथ आंसर राइटिंग में भी 360 डिग्री अप्रोच को अपनाया गया है। ऑप्शनल भी आप यहाँ देख सकते हैं कि 19 टॉप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को दिया गया है, जिसमें कौन सा टीचर किस लैंग्वेज में कौन सा ऑप्शनल किस दिन लेगा एडवांसली प्रिपेयर्ड है। इनका यूपीएससी कॉम्बैट बहुत अच्छा है। 60 मिनट 56 क्वेश्चन हर संडे 11 बजे आप एनरोल कर सकते हो सिर्फ आईएएस का कोड यूज करके, जिसमें रैंक वाइज आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करी जा रही है। रेज हैंड के ऑप्शन से आप अपने फेवरेट एजुकेटर से लाइव क्लास में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, जो ऑफलाइन कोचिंग की कंपैरिजन बहुत अच्छा है। अब मेरा फेवरेट है लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट सीरीज, इवैल्यूएटेड डेली आंसर राइटिंग, स्टडी बूस्टर सेशंस, लाइव क्लासेस वगैरह ऐसी काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं जो आपको ज़रा से पैसों में कहीं और नहीं मिलेगी। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए भी अनअकैडमी यहाँ पे लोन दे रहा है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, जिसमें 0 प्रोसेसिंग फीस, 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट, अप्रूवल फटाफट से है और कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। सारी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ये है प्राइजेस। अब एक बात यहाँ ये है कि प्राइजेस पे यहाँ 10% ऑफ चल रहा है ऑलरेडी अनअकैडमी की तरफ से। तो अगर आप अभी अवेल करते हो तो आपको 10% का ऑफ मिलने के साथ साथ मेरा कोड सिर्फ आईएएस जब यूज़ करोगे तो 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो रुके किस लिए है, लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गो एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब राइट नाउ। अब हम यहाँ पे पोल्यूशन हेड टॉपिक के अंदर पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है मरीन लिटर का। तो फिलहाल न्यूज़ में क्यों है ये जानते हैं। देखिए कंट्रीज फ्रॉम अक्रॉस द ओशंस इन्होंने डिसाइड करा कि हम जो मरीन ये प्लास्टिक लिटर है इसे टैकल करेंगे अंडर द एम्बिशियस ग्लोबल प्रोजेक्ट, जिसका नाम है, क्या नाम है, नाम है ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। तो भाई अब अकल आ रही है कि ओशन वगैरह में जो प्लास्टिक जा रहा है वो दिक्कत का कारण है ना। तो भाई इसको टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो पूरे ग्लोबल प्रोजेक्ट चलेगा आपका ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब ये प्रोजेक्ट क्या है पहले तो यही समझ लीजिए, उसके बाद तो आगे बढ़िए। प्रोजेक्ट ये है कि इसको इम्प्लीमेंट करा जा रहा है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मतलब आईएमओ के द्वारा, आप देख सकते हैं, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, मतलब एक आपका आईएमओ है, एक आपका एफएओ है बीच में। इनिशियल फंडिंग जो है वो नॉर्वे की सरकार देगी वाया नॉर्वेजियन एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन, मतलब नॉरेड वहाँ पे कहते हैं, आप फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं। उनके थ्रू यहाँ पे इनको इनिशियल फंडिंग प्रोवाइड करी जाएगी, स्टार्टिंग में जो पैसा मिलेगा। अब आप कहेंगे एम क्या है मैम। एम ये है प्रोजेक्ट का कि मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट को, फिशिंग सेक्टर्स को यहाँ पे हेल्प करे, ताकि भाई कैसे सेक्टर्स मूव टुवर्ड्स अ लो प्लास्टिक फ्यूचर, है ना। ऐसा कुछ कि भाई हमारे यहाँ जो फ्यूचर हो उसमें प्लास्टिक ना हो, लो प्लास्टिक हो या कम हो। तो एम यही है, टू हेल्प द मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एंड फिशिंग सेक्टर्स मूव टुवर्ड्स द लो प्लास्टिक फ्यूचर। देखिए प्लास्टिक जानते हैं क्या कर रही है। तो इस अपने उद्देश्य को पाने के लिए, गोल को पाने के लिए, ये जो इनिशिएटिव है ये डेवलपिंग कंट्रीज को मदद करेगा कि आप बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिसेस को अप्लाई करो, ताकि आप प्रिवेंट कर सको, रिड्यूस कर सको, कंट्रोल कर सको इस मरीन प्लास्टिक लिटर को जो गंदगी फैलाते हो
है ना, फ्रॉम दोज सेक्टर्स आप इसे कंट्रोल करो। उसके बाद इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है IMO, ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेफ तरीके से, सिक्योर तरीके से शिपिंग करो, साथ में मैरीटाइम और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को जो शिप्स कर देती है ना, शिप्स, ये पोल्यूशन को जो है वो प्रिवेंट करना है। तो शिप्स और फिशिंग को खासकर ध्यान में रखा गया है कि ये दोनों सेक्टर्स जो हैं वो लो प्लास्टिक फ्यूचर की तरफ बढ़े। तो अब बात आती है कुछ मैरीटाइम लिटर की कि मैम ये क्या होता है। देखिए, मैरीटाइम लिटर कोई भी ऐसा परसिस्टेंट, मैन्युफैक्चर्ड या प्रोसेस्ड सॉलिड मटेरियल्स है जिसे आप उठा के सी में डाल देते हो या रिवर में डाल देते हो या बीचेस में डाल देते हो या किसी तरह से इनडायरेक्टली ऐसी सी में आ जाता है, रिवर के माध्यम से, सीवेज के माध्यम से या तूफान स्टॉर्म वाटर के माध्यम से, विंड्स के माध्यम से। तो ये किसी भी तरह से आए, एक फॉर्म है मरीन पोल्यूशन का। एटलीस्ट देखिए 8 मिलियन टन्स प्लास्टिक को हमें ख़त्म करना है हमारे ओशन से हर एक साल। और यहाँ पे देखिए 80% ऑफ ऑल जो पूरा जो मरीन का कूड़ा है उसे सरफेस वाटर से हटाना है टू डीप सी सेंडिमेंट्स। अब जो प्लास्टिक बॉटल है ये आपको मालूम है कब तक के लिए रह सकती है एक ओशन के अंदर या मरीन एनवायरनमेंट के अंदर? 450 सालों तक। और बताइए कितना ज़्यादा हो गया। अब कुछ दूसरे भी तरीके होते हैं प्लास्टिक के अलावा मरीन पोल्यूशन के। पहला है केमिकल पोल्यूशन, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। केमिकल पोल्यूशन ये कि हार्मफुल कंटामिनेंट्स जब आप यहाँ पे, जैसे आपका कॉमन मैड मेड पोल्यूटेंट्स हो गए जो ओशन तक पहुँच जाते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट्स, ऑयल, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, सीवेज, ये सब। और आपको मालूम है क्रूड ऑयल कितने टाइम तक रहता है? सालों साल तक रहता है ओशन के अंदर। काफ़ी मुश्किल भी होता है क्रूड ऑयल को ओशन से यहाँ पे क्लीन करना। नेक्स्ट तरह का होता है लाइट पोल्यूशन। देखिए लाइट पोल्यूशन जो है वो पानी के अंदर पहुँच जाता है और इससे एक अलग तरह का बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड बना देता है स्पीशीज के लिए जो कि नियर है अर्बन एनवायरनमेंट के। क्या होता क्या है कि जो लाइट है ना, ये नॉर्मल जो जीने का उनका तरीका है, नॉर्मल क्यूज हैं जो आपका उनका सर्कैडियन रिदम से जो भी जो है चल रहे हैं। अब एक बात बताओ, उनका कुछ खुद का तरीका है ना जीने का, और उसमें अगर लाइट जा रही है तो इससे उनको डिस्टर्बेंस तो होगा ही होगा। तो ये भी एक डिस्टर्बेंस ही है, पोल्यूशन ही है। तीसरा होता है नॉइस पोल्यूशन। देखो इतनी तेज तेज आवाज़ों का बढ़ना जो कि शिप्स से आती हैं, सोनर डिवाइस से आती हैं, ऑयल रिग्स से आती हैं, इससे क्या होता है कि नेचुरल नॉइजेस जो मरीन इन्वायरमेंट की हैं उनके साथ ये डिस्टर्ब होती है। और अननेचुरल नॉइजेस जो हैं इनसे इनकी जो एक प्रॉपर नॉइजेस चल रही हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है आपस में इन लोगों का। ऐसे वेल्स जो हैं वो एकोलोकेशन का यूज़ करती हैं। क्या? किसका? एकोलोकेशन का। ठीक है, तो इस पे इफेक्ट पड़ता है, माइग्रेशन को डिस्टर्ब करता है, हंटिंग हो गया, रिप्रोडक्शन पैटर्न्स हो गया, बहुत सारे ऐसे मरीन एनिमल्स के लिए। तो ये सब चीज़ें गलत हैं और ये पोल्यूशन को भी रोकना चाहिए। अब वजह क्या है, कॉजेस क्या है इस मरीन लिटर के? देखिए अगर हम आपको सी बेड कॉजेस बताएं तो ये है कि भाई इतना कुछ शिपिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, ओशन माइनिंग होती है। लैंड बेस्ड पोल्यूटेंट बताएं तो अर्बन या फिर जो तूफान के माध्यम से स्टॉर्म रन ऑफ होता है, सीवर ओवरफ्लो हो गया, टूरिज्म की वजह से ये सब होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से भी होता है। उसके बाद अगर मैं आपको माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक के बारे में बताऊं तो प्लास्टिक को यहाँ पे जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोलर यूवी रेडिएशन या विंड या करंट्स या नेचुरल फैक्टर्स के चलते, तो इसको हम लोग माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक बोलेंगे। तो ये और घातक है। और आखिरी में कोई दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज का
कम पड़ जाना, कुछ बेकार सी प्रैक्टिसेस को यूज करना सारा का सारा सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए, इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग, पब्लिक जो भाई आगे उनको क्या करना है, जनता को उनको समझ ही नहीं आ रहा है, अभी कूड़ा डाले पड़े, तो अंडरस्टैंडिंग इनकी बेकार है, और इनएडिक्वेट लीगल और इन्फोर्समेंट सिस्टम्स। तो ये कुछ बात होती है, अदर फैक्टर्स बता दिए, कॉज बता दिए मरीन लिटर के। अब होगा क्या, क्या आखिरकार इफेक्ट्स होंगे मरीन लिटर के? तो देखिए 3 हेड में यहाँ पे है, मरीन एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फूड एंड हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इकोनॉमिक लॉस कैसे होगा। देखो मरीन एनवायरनमेंट की बात करें तो मरीन स्पीशीज की डेथ होगी, क्यों, इंडाइजेशन की वजह से, सफोकेशन की वजह से, और इतने सारे जो आपस में ही बंद के रह जाएंगे ना, इसकी वजह से। दूसरी बात, जो फ्लोटिंग प्लास्टिक है, इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इन्वेसिव जो कुछ मरीन ऑर्गेनिज्म ना फैल जाते हैं, बैक्टीरिया फैल जाते हैं, और इससे बहुत सारे दूसरी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है। तीसरे नंबर पे एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स, जो एग्रीकल्चर रन ऑफ से बढ़ सकता है, तो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जो बढ़ेगा, इससे बहुत सारा एल्गे ब्लूम हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने देखा है, लेकिन वो सही नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन को रोक लेगा और इससे डेड जोन बन जाती है। डेड जोन क्या होती है, बहुत पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए डेड जोन वो एरियाज हैं जहाँ पे लाइफ नहीं रह सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ना के बराबर हो जाती है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ऐसी 500 डेड जोन जो है वो पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती हैं। उसके बाद जो प्लास्टिक का लिटर है ना, ये जो गंदगी है, ये कुछ एरियाज में इकट्ठा हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी कुछ एरियाज में, जिसे कहते हैं गेयर्स, और रिजल्ट जो है वो होगा ओशन करंट, जैसे कि नॉर्थ पैसिफिक जायर में, जिसे कहते हैं ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच भी बोला जाता है नॉर्थ पैसिफिक में। तो ये कुछ कहानी है, हमने जो बताया आपको कि मरीन एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और फूड एंड हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए फिश और दूसरे मरीन लाइफ ये इंडाइजेस्ट कर पाएंगे माइक्रोप्लास्टिक को, और बदले में क्या होगा कि ये किसी तरीके से ह्यूमन फूड चेन का हिस्सा बन जाएंगे, क्यों, क्योंकि बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन के माध्यम से। अब क्या होता है बायो एक्यूमुलेशन, देखिए बायो एक्यूमुलेशन ये एक्यूमुलेशन है, मतलब एक जगह पे इकट्ठा होना ओवर द टाइम ऑफ अ सब्सटेंस, है ना, कुछ वक्त में एक जगह पे इकट्ठा हो जाए, स्पेशली कंटामिनेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इकट्ठा हो जाते हैं। और बायो मैग्निफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से यहाँ पे एक कंपाउंड जैसे कि पोल्यूटेंट वगैरह हो गया, ये अपना कंसंट्रेशन बढ़ाता है इन द टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे जैसे वो फूड चेंज के अंदर ट्रैवल करता जाता है। तो लो भैया, फूड चेंज का हिस्सा हो गए तो अपने अंदर भी आ जाएगा मामला। अब इकोनॉमिक लॉस की बात करें, इकोनॉमिक क्या लॉस होगा, देखो कोस्टल कम्युनिटीज बहुत ज़्यादा उस पर खर्चा हो रहा है, बीच को क्लीन करने में, पब्लिक हेल्थ को ठीक करने में, वाटर को डिस्पोज करने में, उसके साथ प्लास्टिक बीच में पड़ा होता है, गार्बेज फिल्ड वाटर है, सी के अंदर अगर देखें तो मरीन लाइफ को बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन सब गंदगी को देखते हुए टूरिज्म इंडस्ट्री भी जो है वो एडवर्सली इफेक्ट हो रही है, और शिपिंग इंडस्ट्री जो है ये इम्पैक्ट इस पे पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि आसपास भाई देखें इसकी कॉस्ट बढ़ रही है, लिटर विटर हटाने के लिए जो चीज़ें पड़ती है ना, गंदगी हटाओ, वेस्ट को मैनेज करो हार्बर पे, तो भाई कॉस्ट इसकी भी बढ़ रही है। और फिशिंग इंडस्ट्री जो है इसमें रिडक्शन हो रहा है, क्यों, क्योंकि मछली पकड़ में नहीं आ रही है, या डैमेज नेट्स या दूसरे कुछ फिशिंग गियर, जिसकी वजह से कोस्टल एक्वाकल्चर जो है वो भी अफेक्ट कर रहा है। तो ये कुछ बात हमने करी। तो आप कहें क्या मैम कोई कदम उठाया गया है इस को रिड्यूस करने के लिए? बिल्कुल उठाया गया है। लंदन कन्वेंशन प्रोटोकॉल, पहला क्या है, लंदन कन्वेंशन प्रोटोकॉल 1972 कन्वेंशन है, ये मरीन पोल्यूशन को प्रिवेंट करने को लेके, कैसे, इन वेस्ट को या दूसरे मैटर को डंप करके। क्या है ये, वन ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल कन्वेंशन है जिससे मरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करा जाता है ह्यूमन की एक्टिविटीज से।
लंदन प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन इंटर्ड इनटू फोर्स इन 2006, 2006 में ये फोर्स में आया। ये वेस्ट की डंपिंग जो है, जो शिप से होती है, इसे रेगुलेट करता है। उसके बाद परमिट करता है सिर्फ कुछ ही तरह की नॉन हार्मफुल वेस्ट को, कि आप सिर्फ नॉन हार्मफुल वेस्ट ही डंप कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर इनिशिएटिव जो है वो है मारपोल का, MARPOL। देखिए जो ये IMO है ना, अब देखिए एक चीज यहाँ पे ये समझिए कि IMO क्या है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो IMO है ना, इसका इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम द शिप, मतलब मारपोल, ठीक है। इसके अंदर भी रेगुलेशंस हैं पोल्यूशन को प्रिवेंट करने को लेके बाय गार्बेज, जो प्रोहिबिट करता है कि आप प्लास्टिक को यहाँ पे सी में नहीं फेंक सकते हो शिप्स से, ठीक है, चाहे वो फिशिंग गियर ही क्यों ना हो। उसके बाद इनिशिएटिव एक है ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मरीन एनवायरनमेंट फ्रॉम लैंड बेस्ड एक्टिविटीज। ये क्या है, ये काफी यूनिक इंटर गवर्नमेंटल मैकेनिज्म है ताकि लैंड बेस्ड पोल्यूशन को काउंटर किया जा सके। उसके बाद है एक GPML, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मरीन लिटर। इसको लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, मतलब आपका Rio+20 में, जून 2012 की बात है। इसमें यह है कि पूरे जो मरीन लिटर की प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में, उसको एड्रेस करने के लिए है कि हम ऐसा मैकेनिज्म देंगे जिससे कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होगा सबके बीच में। यहाँ पे एक्सपर्टाइज, रिसोर्स और एंथुसियाज्म को प्रॉपर सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर हार्नेस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है 2030 का जो एजेंडा है उसको पूरा करने में, मतलब पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो SDG हमारा 14.1 जो है बाय 2025, एंड उसके बाद जो है वो और मरीन जो पोल्यूशन है हर तरह का उसको यहाँ पे कम किया जाएगा, पर्टिकुलरली लैंड बेस्ड एक्टिविटीज से, जैसे मरीन डेब्रिस या न्यूट्रेंट पोल्यूशन को, तो इसको कम करने में भी मदद मिलेगी। और लास्ट में एक इनिशिएटिव है, इंडिया एंड जर्मनी ने एक अग्रीमेंट साइन किया ऑन सिटीज कॉम्बैक्टिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट। ये क्या है, प्रोजेक्ट का एम ये है कि हम उन प्रैक्टिसेस को बढ़ाएं ताकि जो भी प्लास्टिक मरीन एनवायरनमेंट में आता है उसे रोक सके, एंड विल बी अंडरटेकन इन द कानपुर, कोची, पोर्ट ब्लेयर, कितने साल के लिए, फॉर द पीरियड ऑफ 3.5 years। ये वैसे ही है जैसे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है ना, उसी की लाइन पे है। फोकस है सस्टेनेबल सॉलिड मैनेजमेंट का, और प्रधानमंत्री का जो विजन है ना कि हम सिंगल प्लास्टिक यूज को हटा देंगे बाय 2022, इसको पूरा करने के लिए भी मददगार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड वर्ल्ड ओशन असेसमेंट रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज में क्यों है जानते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशंस ने रिसेंटली रिलीज करा WOA2 को, मतलब वर्ल्ड ओशन असेसमेंट रिपोर्ट 2 को, जो फॉलो करती है एक इनिशियल रिपोर्ट WOA1 को, जो कि पहले पब्लिश हुई थी 2015 में। अब रिपोर्ट के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। देखिए रेगुलर प्रोसेस जो ग्लोबल रिपोर्टिंग और असेसमेंट का है स्टेट ऑफ मैरीटाइम एनवायरनमेंट का, ये एक पूरा ग्लोबल मैकेनिज्म है जिसे 2002 की वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। अब मतलब इस जो समिट हुई थी उसके बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जो फर्स्ट वर्ल्ड असेसमेंट है उसे 2015 में कंप्लीट कर दिया गया था। फाइंडिंग्स क्या रही, क्या की फाइंडिंग्स रही, देखो जिनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मरीन एनवायरनमेंट में, उसकी सस्टेनेबिलिटी में, वो थे पॉपुलेशन की ग्रोथ और डेमोग्राफिक चेंजेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, चेंजिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर और जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। करीब 90% जो मैनग्रोव हैं
सी ग्रास या मार्श प्लांट स्पीशीज और करीब 30% से ज़्यादा सी बर्ड स्पीशीज, इनको भी एक्सटिंक्शन का खतरा है। डेड जोन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताई, डेड जोन का नंबर ओशन के अंदर नियरली डबल हो चुका है। ये मान के चलिए कि करीब 700 हो गया 2019 में। जेड जोन्स क्या है, मैंने बताया कि डेड जोन्स ऐसी लो ऑक्सीजन या हाइपोक्सिक एरियाज होते हैं वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड के ओशंस और लेक के अंदर। क्यों? उसकी वजह से ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और इन एरियाज में वो रह नहीं पाते, मर जाते हैं, इसलिए इनको डेड जोन्स कहा जाता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग ऑलरेडी ओपन ओशन को अफेक्ट कर रही है। मरीन हीट वेव्स ये है कि भैया आगे इनकी फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेंथ फ्यूचर में बढ़ जाएगी। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस चेंजेस जो हैं ओपन ओशन बायोलॉजिकल पंप में, इससे ओशन की जो एबिलिटी है ना एंथ्रोपोजेनिक कार्बन को लेने की, भैया ओशन भी तो ऑब्जॉर्व करता है ना, ये भी देखिएगा कुछ बदले, ये भी कम होगी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी पोल्यूशन की वजह से, आंखें खोल लो। आइए कुछ रिलेटेड न्यूज़ भी जान लेते हैं। न्यूज़ है ब्लू नेचर अलायंस। क्या है ये? ये ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसे फाउंड और लीड करा जाता है कुछ 5 पार्टनर्स के द्वारा। एक है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, द फ्यू चैरिटेबल ट्रस्ट, दूसरा है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, तीसरा है मिलिंदो फाउंडेशन और चौथा है रॉब एंड मिलानी वेल्टन फाउंडेशन। इनका उद्देश्य ये है कि हम ओशन को कंजर्वेशन एरियाज को एडवांस करेंगे, जैसे मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए, दूसरे कुछ अफेक्टेड एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स हो गए, इंडिजीनियस प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए, और दूसरे इनोवेटिव प्लेस बेस्ड इंटरवेंशंस हो गए विच आर डिजाइन टू अचीव बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आउटकम्स। जो अलायंस है काफ़ी बड़े लेवल पे काम कर रहा है फिजी के लाओ सी स्केप के साथ में, अंटार्कटिका के सदर्न ओशन, अंटार्कटिका के सदर्न ओशन में, और त्रिस्टन दा कुन्हा आइलैंड ग्रुप में, ताकि ये कलेक्टिवली सिक्योर करे प्रोटेक्शंस करीब 4.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का ओशन का। ठीक है, तो ये हमने बात करी। अब देखिए प्रेशर क्या है। प्रेशर जो ओशन इकोसिस्टम में है वो ये है कि प्रेशर एक तो क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर के बदलने से है, जैसे कि अपर ओशन वार्मिंग हो रही है, ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है, डीऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, वर्टिकल सेपरेशन बढ़ रहा है लेयर्स का, वाटर मतलब स्ट्रेटिफिकेशन समझो, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट जैसे मरीन हीट वेव्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स चल रहे हैं, और मेन चीज़ जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है। एंथ्रोपोजेनिक में प्रेशर क्या है समझते हैं। तो भैया फिशरी बाय कैच थ्रेटनिंग है, टारगेट हार्वेस्टिंग है, मरीन पोल्यूशन है, हैबिटेट लॉस है और ऑल्ट्रेशन है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू एक्टिविटीज सच एज कोस्टल डेवलपमेंट। उसके साथ लैंड बेस्ड पोल्यूशन है, भाई शिप स्ट्राइक्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, जैसे ऑयल स्पिल हो जाती है, यूट्रोफिकेशन हो जाता है कोस्टल ओशन का, और कुछ दूसरे प्रेशर्स भी जैसे इन्वेसिव स्पीशीज आ गए, क्लाइमेट रिस्क भी है, जो कि मान लीजिए एकदम से बहुत बड़े लेवल पे मीथेन वगैरह जो है रिलीज हो गई मरीन हाइड्रेट से। लेकिन जो ये तीसरे वाले हैं ना अदर प्रेशर्स, ये उनका खुद का पार्ट है ना एनवायरनमेंट का, तो इसलिए डजेंट मैटर कि इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। मेन जो प्रॉब्लम होती है वो होती है एंथ्रोपोजेनिक, जो भाई हम जो करते हैं उसकी वजह से। ठीक है, और एक लास्ट टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर, जो कि है इलीगल सैंड माइनिंग का। फिलहाल न्यूज़ में क्यों रहा जानते हैं। देखिए बिहार की सरकार ने सैंड माइनिंग को बैन कर दिया रिवर के ब्रिजेस के पास में। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट बैन सैंड माइनिंग नियर रिवर ब्रिजेस। न्यूज़ के बारे में कुछ और बात जानते हैं। देखिए ये करा गया ताकि इलीगल सैंड माइनिंग को रोका जा सके,
जिसकी वजह से खतरा हो जाता है जो ब्रिज होता है ना रिवर्स के अंदर उसको। माइनिंग की वजह से न ही सिर्फ पानी का जो फ्लो है वो डाइवर्ट होता है, बट इससे जो ब्रिज बना हुआ है उसका बेस भी कमजोर हो जाएगा, तो ब्रिज गिर जाएगा। अब कुछ बात जानते हैं कि इलीगल सैंड माइनिंग इंडिया के अंदर कैसे होती है। देखिए, सैंड एक माइनर मिनरल है अंडर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के अंदर। इसलिए सैंड माइनिंग को वहाँ की हर एक स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट ही देखती है। अब वजह क्या है आखिरकार इलीगल सैंड माइनिंग की? देखो, सप्लाई डिमांड का मिसमैच होना। इंडिया का जो एनुअल यूज है कंस्ट्रक्शन सैंड का, ये अब 3 गुना हो चुका है 2000 के कंपैरिजन में, सन 2000 के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से सैंड के प्राइसेस जो है वो बढ़ गए हैं करीब 150 से 200% तक सिर्फ 2 साल के अंदर। तो ये वजह बन जाती है कि लोग सैंड माफिया बन रहे हैं। दूसरा है कि भाई पॉलिसीज अच्छी नहीं है, इसको लेके अप्रोच अच्छी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की। और तीसरा है कि माइनिंग कंपनीज के साथ में ब्यूरोक्रेसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ में तालमेल बन जाता है, इसलिए ऐसा होता है। अब देखिए क्या कदम उठाए गए हैं प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल माइनिंग को। देखिए, इन्फोर्समेंट और मॉनिटरिंग गाइडलाइंस फॉर सैंड माइनिंग 2020, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज करा है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को लॉन्च किया गया है। माइनिंग सर्वेलेंस सिस्टम का यूज करा गया है, जिससे स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करें इलीगल माइनिंग को चेक करने में। और ऑल्टरनेटिव सैंड का डेवलप करने की बात की जा रही है, जैसे फ्लाई ऐश का यूज कर लो, ठीक है, कुछ पावर्ड ग्लास का कर लो, पाउडर जो फॉर्म में होता है। अब देखिए, इलीगल जो ये और सैंड माइनिंग होती है ना, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मालूम है? पहला, अगर बायोडाइवर्सिटी पे बताऊं तो इकोसिस्टम से जैसे फिशरीज वगैरह। लैंड लॉसेस से बताऊं तो इनलैंड और कोस्टल दोनों ही थ्रू इरोजन। तीसरा, हाइड्रोलॉजिकल फंक्शन बताऊं तो वाटर फ्लो का बदलना, फ्लड रेगुलेशन, मरीन करेंट्स, वाटर सप्लाई का बताऊं तो इससे वाटर टेबल और पोल्यूशन भी कम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बताऊं तो भाई ब्रिज को डैमेज होना, रिवर एम्बांकमेंट, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज होना। क्लाइमेट के अंदर असर ये पड़ेगा कि डायरेक्टली थ्रू ट्रांसपोर्ट एमिशंस, इनडायरेक्टली टू सीमेंट प्रोडक्शन के थ्रू क्लाइमेट में बदलाव। लैंडस्केप की बात करें तो कोस्टल इरोजन, चेंजेस इन द डेल्टाइक स्ट्रक्चर, कुछ पोल्यूशन रिवर्स में भी होना। और आखिरी में इसका एक्सट्रीम इवेंट्स की बात करें तो डिक्लाइन ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीम इवेंट्स, जैसे फ्लड, ड्रॉट, स्टॉर्म, सर्ज। ऐसी चीज़ों के लिए अब हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं, ये भी वजह हो रही है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये भी जो है वजह होगी, ये भी इम्पैक्ट पड़ेगा इलीगल सैंड माइनिंग का एक्सट्रीम इवेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो हमने पूरी कहानी यहाँ पे देखी। अब कोई क्वेरी हो, कोई बात न समझ में आई हो, @सिर्फ IAS सेल्स टेलीग्राम पे टेक्स्ट करके मुझे बता दीजिए। और बाकी सिर्फ IAS वगैरह को तो आप कर ही देंगे। सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बस है, जाइए और फटाफट से चीज़ों को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।